नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आर्यन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अभिवादन स्वीकार कीजिए राजेश जैन का। हम करंट अफेयर्स के प्रमुख बिंदुओं पर लगातार कई सेशन से चर्चा करते आ रहे हैं। हम हर बिंदु में थोड़ा सा गहराई में भी जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आजकल जो प्रश्न आते हैं वो केवल ऊपरी ऊपरी लेवल का नहीं पूछ के अंदर की बात पूछ लेते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि समग्र चीज़ें जो है उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकें। तरल यूरिया प्लांट एक अभी इसकी हाल ही में घोषणा की गई है। ये विश्व का पहला तरल यूरिया प्लांट है। ये प्लांट कहाँ लगेगा, कौन लगा रहा है? तो ये प्लांट लगेगा अहमदाबाद के पास कलोल नामक स्थान पे। कलोल, अहमदाबाद। अब ये लिक्विड जो यूरिया प्लांट है, इसकी क्या खास बात है? तो इसकी दक्षता जो होती है वो 85 से 90% होती है, और नॉर्मल जो यूरिया प्लांट होती यूरिया जो होता है उसकी दक्षता केवल 25% तक ही होती है। नॉर्मल यूरिया को जब डाला जाता है तो वायु प्रदूषण और जमीन पे भी मिट्टी का भी प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये जो लिक्विड यूरिया होगा वो डायरेक्ट पत्तियों पर छिड़काव होगा, पत्तियाँ डायरेक्ट इसको एब्जॉर्ब करेगी, तो इससे प्रदूषण की समस्या जो होगी वो काफ़ी हद तक हम कम कर पाएंगे। आत्मनिर्भर भारत अभियान व आत्मनिर्भर कृषि के अनुरूप इस योजना को शुरू किया गया है इफ्को संस्था के द्वारा, जो कि एक सहकारी संस्था है। तो तरल यूरिया प्लांट, लिक्विड यूरिया प्लांट कहाँ लग रहा है साथियों? आपको ध्यान रखना है, कलोल, अहमदाबाद में। भद्रवाह, ये जम्मू का एक स्थान है भद्रवाह, जहां पर बैंगनी क्रांति का जन्म स्थान इसको माना जाता है। और देश के पहले लेवेंडर फेस्टिवल का उद्घाटन हाल ही में यहाँ किया गया। कौन से फेस्टिवल का? लेवेंडर फेस्टिवल। ये लेवेंडर क्या होता है? एक प्रकार की वनस्पति है, बैंगनी रंग के फूल खिलते हैं और इस वनस्पति का औषधीय महत्व में प्रयोग होता है। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 बड़ा चर्चित रहा। यह पहला ड्रोन महोत्सव था, प्रगति मैदान दिल्ली में संपन्न हुआ। प्रगति मैदान जहां पर विज्ञान उद्योग से संबंधित भी हमेशा मेले लगते हैं और बड़ा चर्चित स्थान है नई दिल्ली के अंदर। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ड्रोन महोत्सव जो भारत का पहला हुआ है वो प्रगति मैदान दिल्ली में हुआ है। तिरुवनंतपुरम घोषणा, केरल की विधानसभा में ये घोषणा हुई है। इस घोषणा का जो संबंध है वो लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण से संबंधित है। तो तिरुवनंतपुरम घोषणा, हालांकि ये अधिकार जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, लेकिन फिर भी एक विधानसभा ने, केरल की विधानसभा ने अपनी तरफ से ये डिक्लेरेशन किया है कि हम लोग तैयार हैं महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने के लिए। तो ये हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा हुई है। इससे संबंधित बायोडीजल और पेट्रोल व एथेनॉल का मिश्रण। तो जैव ईंधन में दो चीजें हैं, एक तो बायोडीजल और एक पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण। पेट्रोल में एथेनॉल का मिश्रण। बायोडीजल जो है वो हम जानते ही हैं कि एक वनस्पति है रतनजोत, जिसका काम आता है जेट्रोफा भी इसको बोलते हैं। इससे बायोडीजल क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय हमने प्राप्त किए हैं, रिजल्ट्स प्राप्त किए हैं। और पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण, ये एक नया महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जैव ईंधन से संबंधित। इसमें प्रारंभ में पेट्रोल में 10% एथेनॉल का मिश्रण किया जाएगा और 2023 तक का टारगेट रखा है कि पेट्रोल में इस 10% को बढ़ाकर 20% एथेनॉल का मिश्रण कर दिया जाएगा। अब एथेनॉल के मिश्रण करने से क्या फायदा होगा? तो एक तो गन्ना उत्पादक जो किसान होते हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। दूसरा, एथेनॉल जो होता है जब उसका दहन होता है, C2H5OH का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी ये उप उत्पाद के रूप में निकलता है। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकल रही है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं निकल रही है और इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी नहीं निकल रही है। प्रायः ये जो गैसेज होती है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गैसें होती है। तो एथेनॉल के मिश्रण करने से पेट्रोल में जब हम एथेनॉल का मिश्रण करेंगे तो हमें कुछ हद तक वायु प्रदूषण से छुटकारा मिलेगा। हम जो सबसे प्रदूषित गैस जिसे मानी जाती है सल्फर डाइऑक्साइड, इससे हम कुछ मात्रा में निजात पाएंगे। तो यह बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसे शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा में जो चूक हुई थी, सुरक्षा में जो चूक हुई थी, उस सुरक्षा में चूक की जांच को लेकर दो अलग अलग संस्थाओं ने अलग अलग कमेटी का गठन किया है। तो किस संस्था ने कौन सी कमेटी का गठन किया है ये आपको ध्यान रखना है।
क्योंकि कमेटी दोनों ऑप्शन में आपको मिल सकती है, लेकिन प्रश्न में उसने अगर पूछा कि उच्चतम न्यायालय ने निम्न में से किस कमेटी का गठन किया है या गृह मंत्रालय भारत सरकार ने किस कमेटी का गठन किया है, तो दोनों के द्वारा अलग अलग कमेटी का गठन हुआ है। तो गृह मंत्रालय ने सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। गृह मंत्रालय ने सुधीर कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंदु मल्होत्रा समिति का गठन किया है। दो अलग अलग संस्थाओं के द्वारा दो अलग अलग कमेटियों का गठन, कारण प्रधानमंत्री की पंजाब यात्रा में सुरक्षा में चूक को लेकर। ऑकस, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक नया संगठन बनाया गया है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, और चीन के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रण में रखने के लिए, काबू में रखने के लिए यह इस तरीके का एक संगठन बनाया गया है। भारत नवाचार सूचकांक 2021, नीति आयोग द्वारा जारी आंकड़ों में भारत नवाचार सूचकांक में नंबर 1 पे आने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक, और इसमें राजस्थान का कौन सा स्थान है, तो भाइयों बार-बार ये आपको ध्यान रखना है। इसी संस्था के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी एक डिक्लेयर किया गया है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भी डिक्लेयर किया गया है, जिसमें शीर्ष राज्य पे है केरल, जिसका सबसे अच्छा सतत विकास सूचकांक है 75 अंकों के साथ, और दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों साथ में हैं, और राजस्थान का इसमें 24वां स्थान है 60 अंकों के साथ, और सबसे नीचे है वो बिहार है केवल 52 अंकों के साथ। सबसे निचले पायदान पर कौन सा राज्य आता है, तो बिहार, और बिहार के बाद नंबर आता है झारखंड का 56 अंकों के साथ। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे टॉप लेवल पे जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है चंडीगढ़ 79 अंकों के साथ, और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में ओवरऑल भारत के कितने अंक है, तो 66। तो उस हिसाब से राजस्थान की स्थिति जो है वो काफी नीचे है, 24वां स्थान राजस्थान का है केवल 60 अंकों के साथ, ये हमको ध्यान रखना है। इंदरमीत गिल विश्व बैंक के प्रधान अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हाल ही में, भारतीय अर्थशास्त्री इंद्रजीत मिल। हर घर जल वाला प्रमाणित देश का पहला जिला बना है बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में है, और हर घर जल वाला राज्य जो बना था वो हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, वो राज्य है गोवा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु को खिताब मिला है 2022 में, ये एक बड़ा अचीवमेंट पीवी सिंधु के खाते में फिर से। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जो बनी है, वो ये राष्ट्रपति चुनाव था 16वें नंबर का, और ये 15वें राष्ट्रपति देश की बनी है। राजेंद्र प्रसाद जी जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, इस कारण एक अंक उसमें कम आता है, तो 16वां राष्ट्रपति का चुनाव और 15वें क्रम की ये द्रौपदी मुर्मू, माननीय द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी है। 25 जुलाई 2022 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। ये तारीख सबसे इंपॉर्टेंट है, 25 जुलाई 2022 को उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। अब द्रौपदी मुर्मू जो है वो कहाँ की है और उनका संबंध कहाँ से है, तो मयूरभंज जो एक जिला है उड़ीसा के अंदर, वहां से इनका संबंध है, और ये संथाल आदिवासी समूह से आती हैं। संथाल आदिवासी, संथाल जो भारत में सबसे ज्यादा संख्या में आदिवासी पाए जाते हैं, संथाल, संथाल के बाद भील, तो ये संथाल आदिवासी समूह की है। तो देश की पहली महिला आदिवासी, देश की प्रथम आदिवासी समूह की जो राष्ट्रपति बनी है माननीय द्रौपदी मुर्मू, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। राज्यसभा चुनाव में अभी हाल ही में 4 सदस्यों का मनोनयन किया गया है राज्यसभा के लिए। चुनाव नहीं होता है, राष्ट्रपति इसको उनको मनोनीत करता है। तो इनमें 4 में नाम आएगा। सबसे पहला पीटी उषा, पीटी उषा बहुत फेमस धावक भाई भारतीय इस क्षेत्र में। पीटी उषा जी 1984 में जो लॉस एंजल्स ओलंपिक हुए थे उसमें 400 मीटर की बाधा दौड़ में सेकंड के 90 हिस्से से पदक से वंचित रह गई थी, लेकिन बड़ी चर्चा में आ गई थी। उसके बाद इन्होंने कई सारे गेम्स में पदक जीते हैं। उन्हें इस वर्ष राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया है। तो खिलाड़ी के अकाउंट से गई हैं पीटी उषा जी। उसके बाद एक तमिल भाषा के संगीतकार हैं इलैया राजा, ये दूसरे मनोनीत राज्यसभा के सदस्य हैं। और एक कहानीकार व फिल्म निर्देशक हैं, उनका नाम है वी विजेंद्र प्रसाद गारू। वी विजेंद्र प्रसाद गारू कहानीकार और फिल्म निर्देशक। मणिकर्णिका, बजरंगी भाईजान, बाहुबली, RRR, राउडी राठौड़ जैसी कई सारी फिल्मों में इन्होंने अपना कहानीकार और फिल्म निर्देशक का अपना आर्ट का परिचय दिया है। और एक धर्मगुरु हैं वीरेंद्र हेगड़े। धर्मगुरु हैं वीरेंद्र हेगड़े, ये मूलतः कर्नाटक के हैं,
दिगंबर जैन संप्रदाय के हैं, लेकिन सनातनी कई सारी धार्मिक संस्थाओं के भी ये ट्रस्टी हैं। इन 4 लोगों को पीटी उषा जी, इलैया राजा, वी विजेंद्र प्रसाद गारू और वीरेंद्र हेगड़े, इन चारों को इस वर्ष के लिए राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया है। ये हमको ध्यान रखना है। कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 2019, इसलिए इसका नाम कोविड शॉर्ट में कोविड-19 रखा है। कोविड-19 जो है, भारत ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है। 200 करोड़ खुराक बिंदु हमने दे दिए हैं, 200 करोड़ टीके हमने लगा दिए हैं। और वो जो डेट है जब हमने ये अचीवमेंट प्राप्त किया, वो तारीख आपको ध्यान रखनी है, 17 जुलाई 2022। तो 17 जुलाई 2022 को भारत ने 200 करोड़ टीकों का लक्ष्य प्राप्त किया है। और टीकाकरण का जो अभियान शुरू हुआ था, ये हमने बताया था आपको 16 जनवरी 2021 से। 19वें एशियाई खेल ये 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 में डिक्लेयर हो चुके हैं। कोविड की वजह से पहले नहीं हो पाए थे। कहां होंगे? तो हांगझोउ चीन में होंगे। I2U2 एक नया संगठन बना है। I फॉर इंडिया और सेकंड I फॉर इजराइल और U फॉर USA अमेरिका और सेकंड U फॉर UAE संयुक्त अरब अमीरात। ये एक संगठन बना है 4 देशों का। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 14 जुलाई 2022 को हुआ है। इसे पश्चिमी एशिया का क्वाड भी कहा जा रहा है। सामरिक, राजनीतिक और अन्य कई प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित ये कार्य करेगा। क्वाड, जिसके बारे में हमने चर्चा पहले एपिसोड में की है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये 4 देशों का एक समूह है जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया है। तो पश्चिमी एशिया के क्वाड नाम से I2U2 नाम से एक नया संगठन बना है, जिसमें इजराइल, इंडिया और अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात, ये 4 देश शामिल हैं। ये हमें ध्यान रखना है। अंकटाड एक संस्था है। अंकटाड संस्था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट से संबंधित है। ये जो संस्था है वो विश्व में FDI का प्रवाह, अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह किन किन देशों में सबसे ज्यादा है और किन किन देशों में सबसे कम, उसके आंकड़े जारी करता है। तो अंकटाड संस्था के द्वारा जो अंतर प्रवाह से संबंधित जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उसमें नंबर 1 पे है अमेरिका और नंबर 2 पे आता है चीन। अंतर प्रवाह का मतलब वो देश जिन्होंने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को सबसे ज्यादा प्राप्त किया है, उसमें नंबर 1 आता है अमेरिका और नंबर 2 पे आता है चीन। इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो भारत इसमें अंतर प्रवाह के अनुसार 7वें नंबर पे, विश्व में 7वें पायदान पे आता है। और FDI में बाह्य प्रवाह, जिसमें बाहर जो देश जो है सबसे ज्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उसमें नंबर 1 पे अमेरिका ही आता है। अंतर प्रवाह में भी नंबर 1 पे है और बाह्य प्रवाह में भी नंबर 1 पे है। और बाह्य प्रवाह में दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी। बाह्य प्रवाह में दूसरे नंबर पे आता है जर्मनी। ये हमको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इससे पहले सेशन में हमने डिस्कस किया है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार जो भारत में, भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसके अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला नंबर 1 जो कंट्री है वो सिंगापुर है, नंबर 2 पे अमेरिका है और नंबर 3 पे आता है मॉरिशस। ये हमको ध्यान रखना है। एक तो अंकटाड के अनुसार अंतर प्रवाह और बाह्य प्रवाह FDI के क्षेत्र में, और एक भारत सरकार का जो आंकड़ा, भारत सरकार का जो उद्योग मंत्रालय है, वाणिज्य मंत्रालय, उसके अनुसार भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले प्रमुख देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि यूजिन, ओरेगांव, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA में हुए हैं, भारत ने इसमें पहली बार एक मेडल जीता है, रजत पदक जीता है। और जीतने वाले हैं नीरज चोपड़ा, जो बड़े चर्चित भाला फेंक प्रतियोगी हैं। फिनलैंड में इन्होंने 89.30 के नाम से एक रिकॉर्ड बनाया था और अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। और स्वीडन स्कॉटहोम डायमंड लीग में इन्होंने 89.94 का एक और सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया है। ये नंबर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक तो किस इवेंट में उन्होंने अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा और
किस इवेंट में उन्होंने अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड बनाया, और विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में उन्होंने जो रजत पदक जीता है वो कितने का रिकॉर्ड बनाकर जीता है। ये पॉइंट्स ध्यान रखने जरूरी हैं, क्योंकि आजकल पॉइंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। अवनी लेखरा का हमने भी हाल ही के पुराने पेपर्स में देखा है कि उन्होंने कितने पॉइंट्स प्राप्त करके गोल्ड मेडल जीता था। देवघर झारखंड का एक शहर जहां पर डोमेस्टिक हवाई अड्डे का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। राजस्थान का सीकर जिला है, और सीकर जिले का रोहिला क्षेत्र जिला सीकर शेखावटी का क्यों चर्चा में है? यूरेनियम प्राप्त यहां हुआ है, जो सामरिक महत्व का खनिज है। टाइम मैगजीन में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में भारत के केरल व अहमदाबाद को शामिल किया है। भारत के केरल और अहमदाबाद को इसमें शामिल किया है, यह आपको ध्यान रखना है। EMM नेगेटिव, विश्व में कुल 10 व्यक्ति हैं EMM नेगेटिव ब्लड ग्रुप के पूरे विश्व में, उसमें एक भारत का भी है, और वो किस राज्य के हैं? तो वो गुजरात के हैं। बल्ला दुर्लभ ये जो ब्लड ग्रुप है वो है विश्व में एक नया EMM नेगेटिव। टोटल पूरे विश्व में जब इतने अरब की जनसंख्या है में कुल 10 व्यक्ति इस ब्लड ग्रुप से संबंधित है, उसमें से एक व्यक्ति जो है वो अपने गुजरात का भी है। हाल ही में एशियाई देश के किस एशियाई देश के पूर्व प्रधानमंत्री को एक पब्लिक समारोह के दौरान गोली मारकर मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये हमें जानकारी रखनी है। महसा अमीनी, मध्य पूर्व का देश ईरान, पश्चिमी एशियाई देश ईरान, जो हाल ही में चर्चा में है। क्यों? हिजाब विरोध प्रदर्शन को लेकर। हिजाब एक पहनावा होता है जो मुस्लिम धर्मावलंबी के लोगों के द्वारा पहना जाता है। इसे एक संकीर्ण मानसिकता का माना जा रहा है, और बड़े पैमाने पर ईरान के जो यूथ हैं वो बाहर आकर सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक घटना है महसा अमीनी, ये एक बच्ची थी जो पुलिस सुरक्षा में इसे मार दिया गया था, या ये आरोप लगाया गया, और उसके बाद ये आंदोलन जो था वो जबरदस्त तरीके से भड़क गया। और अभी हाल ही में एक ईरान की महिला एथलीट है जिन्होंने भी जबरदस्त अपना हिजाब विरोधी प्रदर्शन का परिचय दिया है। सोल दक्षिण कोरिया में जो एशियाई क्लाइंबिंग प्रतियोगिता जो चल रही है, सोल दक्षिण कोरिया की राजधानी में जो एशियाई क्लाइंबिंग प्रतियोगिता चल रही है, उसमें इन्होंने बिना हिजाब के अपनी परफॉर्मेंस दी। ईरान में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर या राष्ट्रीय मंच पर महिलाओं को बिना हिजाब की अनुमति सरकारी तौर पर भी नहीं है, लेकिन उसने सरकारी आदेश का उल्लंघन किया, और उस महिला एथलीट का नाम है एलनाज रेकाबी। तो ये दो युवतियां, एक तो महसा अमीनी जिसकी पुलिस परीक्षा में मृत्यु हो गई थी, और एक एलनाज रेकाबी जिन्होंने टूर्नामेंट में, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में हिजाब के विरोध में अपना वो हिजाब नहीं पहन के अपना इवेंट को पूरा किया। यह आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, इसमें उत्तर प्रदेश को पहला स्थान मिला है, और राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है, और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला। ये हमको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 से शुरू किए गए थे जल संग्रहण और उस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसमें सामान्य श्रेणी के राज्यों की रैंकिंग अलग निकाली गई है, और हिमालयन क्षेत्र के राज्यों की रैंकिंग अलग निकाली गई है। तो सामान्य श्रेणी के राज्यों में नंबर 1 पे है ओडिशा 0.836 अंकों के साथ, 0.836 अंकों के साथ उड़ीसा जो है वो नंबर 1 पे आ रहा है। और राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो 15वां राजस्थान की रैंक है 15वीं, 0.694 अंकों के साथ, 0.694 अंकों के साथ राजस्थान की जो रैंक है वो कौन सी है? तो 15वीं है। हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पे है त्रिपुरा 0.788 अंकों के साथ। हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पे है त्रिपुरा 0.788 के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। रोशनी नडार, ये भारत की सबसे धनी महिला डिक्लेयर की गई है। HCL जो सॉफ्टवेयर कंपनी है उसकी चेयरपर्सन है ये रोशनी नडाल, ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो हरियाणा में संपन्न हुए हैं, इसमें राजस्थान की कौन सी रैंक रही है? तो राजस्थान की 10वीं रैंक रही है।
खेलो इंडिया यूथ जो इवेंट हुए हैं वो हरियाणा में संपन्न हुए हैं। राजस्थान की इसमें 10वीं रैंक रही है। राजस्थान ने 8 गोल्ड मेडल, 9 सिल्वर मेडल और 15 ब्रॉन्ज मेडल के साथ कुल 32 पदक जीते हैं। ये हमको ध्यान रखना है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन दबाइए। नियमित रूप से आपको करंट अफेयर्स के सेशन मिलेंगे और जीके के सेशन भी आपको मिलेंगे। और कभी कभी हम नवाचार करते हुए साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या स्पेस एंड टेक्नोलॉजी का या डिफेंस का या किसी आर्थिक क्षेत्र का या भारत की विदेश नीति से संबंधित भी टॉपिक लेंगे। आगे धीरे धीरे हम इसमें आगे से आगे बढ़ रहे हैं, उत्तरोत्तर रूप से बढ़ रहे हैं। आप लोगों का प्यार और स्नेह मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए आर्यन ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर, नियमित रूप से हमारे करंट अफेयर सेशन का लाभ लीजिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।